स्टूडेंट्स, आज आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MMSC MK पेपर। इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए देखते हैं कितने टाइप का होता है। अधिशोषण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। पहला भौतिक अधिशोषण और दूसरा रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, आप इंग्लिश में फिजिकल एडजॉर्प्शन भी लिख सकते हैं या फिजियोसॉर्प्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिजिसॉर्प्शन भी लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही रासायनिक अधिशोषण के लिए आप केमिकल एडजॉर्प्शन भी लिख सकते हैं और केमिसॉर्प्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट के साथ कि भौतिक अधिशोषण क्या होता है। एक एग्जाम्पल अगर हम समझें कि ये व्हाइट पेपर अगर आप कहीं भी ऐसे रख देते हैं ओपनली, तो इस पे धूल कण आकर के जमा हो जाते हैं। क्लियर? तो वो धूल कण आप चाहे तो उसे आसानी से इस सरफेस से, यानी कि इस पेपर के सरफेस से हटा सकते हैं, यानी वो धूल कण इस पेपर पर परमानेंटली नहीं स्टे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम गैस और सॉलिड की बात करें तो लगभग सभी गैसें अगर धातुओं की सतह पर पड़ती हैं तो कुछ न कुछ मात्रा में गैसों के अणु उस धातु पर जमा हो जाते हैं। कुछ, सभी नहीं, कुछ मात्रा में गैसों के अणु सॉलिड या ठोस धातु की सतह पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस सतह या इस पेपर के सतह पर गैस के अणु जमा हो रहे थे, धूल कण जमा हो रहे थे, यानी यहाँ पर एक एड्सॉर्बेट है और एक एड्सॉर्बेंट है, यानी एक अधिशोष्य है और एक अधिशोषक है। तो अगर इन दोनों के बीच कमजोर फोर्स अप्लाई होता है, कमजोर फोर्स क्रियाशील होता है, तभी आप यहाँ से धूल कण हटा सकते हैं। ऐसा ही है ना, अगर धूल कण यहाँ पर जमा हो रहे हैं, यानी कि इस सरफेस और धूल कण के बीच कमजोर बल लगा हुआ है, इसलिए तो उसे हम आसानी से वाइप करके हटा सकते हैं। ठीक है, तो भौतिक अधिशोषण क्या होता है? ये ऐसा अधिशोषण का टाइप है जिसमें एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच कमजोर बल लगा होता है। ठीक है, डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग कि जब अधिशोषक के पृष्ठ तल पर, यानी एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्बेट के अणु कमजोर वांडर वाल फोर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। क्लियर? यानी कि एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट के बीच बल तो लगा होगा क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बल बहुत ही कमजोर होता है। ठीक है, और ये हम लोग पढ़े हुए हैं कि वांडर वाल फोर्स जो होता है वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, और इसी फोर्स के द्वारा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अणु एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसमें? फिजिकल एडजॉर्प्शन में। क्लियर है? एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि सिलिका और एल्यूमिना द्वारा जलवाष्प का अधिशोषण किसका एग्जाम्पल होता है? तो भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल होता है। क्लियर? एक और खास बात याद रखिएगा कि दाब में कमी करके या तापमान में वृद्धि करके फिजिकल एडजॉर्प्शन की क्रिया को रिवर्स किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं? रिवर्स कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक अधिशोषण के गुण। तो फर्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट रहता है वो है कि इस प्रकार के अधिशोषण में जो अधिशोषक और अधिशोष्य होते हैं, यानी एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेट होते हैं, उनके अणुओं के बीच एक बहुत ही कमजोर बल लगा होता है, जो कि नाम है उसका वांडर वाल फोर्स। ठीक है, ये बहुत ही वीक फोर्स है जिसके द्वारा भौतिक अधिशोषण के अधिशोषक और अधिशोषण के कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्लियर? दूसरी बात कि यह जो है
भौतिक अधिशोषण वो विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है, यानी सभी अगर गैसेस की बात करें तो वो धातुओं की सतह पर कुछ न कुछ मात्रा में एकत्रित होती ही है, ठीक है। तो ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। भौतिक अधिशोषण की जो ऊर्जा होती है, एंथैल्पी होती है, वो बहुत ही कम होती है, जो कितना होता है 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है। ये सच है कि भौतिक अधिशोषण जो है ऊष्माक्षेपी होता है, लेकिन इसकी एनर्जी जो होती है एंथैल्पी वो कम होती है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो भौतिक अधिशोषण में क्या होता है कि मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर का निर्माण होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार के अधिशोषण में, भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक अस्तर का निर्माण होता है। मतलब ये कि अगर ये सरफेस है एड्सॉर्बेंट का, तो इस पर एड्सॉर्बेंट के अणु एक लेयर के बाद दूसरे लेयर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। यानी कि धूल कण अगर इस पे जमा होते हैं तो उसके ऊपर भी जमा होंगे, उसके ऊपर भी जमा होंगे, उसके ऊपर भी, ऐसे लेयर बाय लेयर कलेक्टेड और जमा होते रहते हैं, ठीक है। यानी कि भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक अस्तर का निर्माण होता है। क्लियर। नेक्स्ट है कि भौतिक अधिशोषण जो होता है वो रिवर्सिबल प्रकृति का होता है, यानी कि उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। क्लियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि ताप में वृद्धि करने से जो भौतिक अधिशोषण होता है वो कम होता है, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज है यहाँ तक, ठीक है, कि ताप में वृद्धि करने से भौतिक अधिशोषण कम होता है। अब अगर आप रीजन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि क्योंकि ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि जो एड्सॉर्बेट होते हैं यानी अधिशोष्य होते हैं, उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण वो एड्सॉर्बेंट के सरफेस को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसी वजह से भौतिक अधिशोषण कम होता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। एक और खास बात याद रखिएगा कि वैसी गैसें जो आसानी से लिक्विड में बदल जाएं, उनका फिजिकल एड्जॉर्प्शन बहुत अधिक होता है, ठीक है। यानी कि जो भी गैस आसानी से लिक्विफाइड हो जाती है, द्रवित हो जाती है, उनका अधिशोषण अधिक होता है। क्लियर बात है। तो अभी आपने जाना भौतिक अधिशोषण के गुण। पहला था कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अणु जो होते हैं वो कमजोर बल से जुड़े होते हैं। दूसरा कि ये विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। और उसके बाद आपको बताया गया था कि इसकी एंथैल्पी बहुत ही कम होती है और इस प्रकार का अधिशोषण में मल्टी लेयर का निर्माण होता है। यह अधिशोषण जो होता है वो रिवर्सिबल होता है। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। एंड लास्ट वन की जो गैस आसानी से द्रवित हो जाती है उनका अधिशोषण अधिक होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं केमिकल एड्जॉर्प्शन। क्या पढ़ेंगे? केमिकल एड्जॉर्प्शन। जब अधिशोषक के पृष्ठतल पर यानी कि एड्सॉर्बेंट के सरफेस पर एड्सॉर्बेट के अणु मजबूत रासायनिक बंधन से जुड़े होते हैं, इस एड्जॉर्प्शन में क्या होगा कि अधिशोषण, इस प्रकार का अधिशोषण में क्या होगा कि अधिशोष्य और अधिशोषक के जो अणु होंगे वो एक दूसरे से रासायनिक बंधन के द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। एक बात याद रखेंगे आप लोग कि ऐसा एड्जॉर्प्शन तभी पॉसिबल हो पाता है जब एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अणुओं के बीच कोई केमिकल बॉन्ड बने, यानी रासायनिक बंधन बने। अब वो रासायनिक बंधन या तो कोवेलेंट नेचर का हो सकता है यानी कि सहसंयोजक नेचर का हो सकता है, या फिर आयनिक हो सकता है, ठीक है। मतलब कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अणुओं के बीच जरूर कोई ना कोई रासायनिक बंधन बनेगा, तभी ये पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। क्लियर। अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अधिशोषण के गुण। एक बात याद रखेंगे कि जो भी प्रॉपर्टीज आप लोगों ने फिजिकल एड्जॉर्प्शन में पढ़ा है उसी से रिलेटेड इसमें होगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा उसका विपरीत सेंस में होगा, ठीक है। मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। वो फिजिकल था, यहाँ पे केमिकल होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने लिखा था फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वो ये था कि एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अणुओं के बीच कमजोर वांडरवाल फोर्स होता है, बट इसमें क्या होगा, मजबूत रासायनिक बंधन होता है, ठीक है। यानी कि इस प्रक्रिया में, इस अधिशोषण में यानी रासायनिक अधिशोषण में एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के अणुओं के बीच मजबूत रासायनिक बंधन होता है। ये पहला अंतर हो गया, या सॉरी पहला प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लिख लेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि यह विशिष्ट प्रकृति का होता है, ठीक है। मतलब ये कि जो
एड्सॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा, रासायनिक बंधन बनाएगा, वही रासायनिक अधिशोषण शो कर सकता है, अदरवाइज कोई और नहीं कर सकता है। इस सेंस में यह विशिष्ट प्रकृति का होता है। ठीक है, इस अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च होती है और कितनी होती है, तो 80 से 240 किलो जूल पर मोल। इस अधिशोषण में यानी कि रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष्य एवं अधिशोषक के अणु केवल एक आणविक अस्त्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है कि यह उत्क्रमणीय नहीं होता है, इसको रिवर्स नहीं किया सकता, यह रिवर्सिबल नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो अगर लोहा पर ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है, लोहे के साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो उस पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि उत्क्रमणीय नेचर का नहीं होता है। यह एक केमिकल एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कि ताप में वृद्धि करने से इस प्रकार के अधिशोषण में वृद्धि होती है। मतलब कि केमिकल एडजॉर्प्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन में ऐसा नहीं था, वहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एडजॉर्प्शन घट रहा था, कम हो रहा था, लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन ताप में वृद्धि करने से उसमें भी वृद्धि होती है। एक बार वापस से डेफिनेशन देख लीजिए केमिकल एडजॉर्प्शन का। ठीक है, और प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि इम्पोर्टेंट भी है। वो ये है कि एडजॉर्प्शन हमने पढ़ा भी, तो एडजॉर्प्शन के कुछ अनुप्रयोग भी हैं, यानी उसका यूज है हमारे डेली लाइफ में, कहाँ कहाँ है वही आपको जानना है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण के अनुप्रयोग। ठीक है, फर्स्ट जो अनुप्रयोग है वो है गैस मास्क को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस है कि ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को कम करने में। उसके बाद जो अनुप्रयोग है या एप्लीकेशंस आप कह सकते हैं वो है डिजीज यानी कि रोगों के ट्रीटमेंट या उपचार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि इनर्ट गैसेस को उनके सॉल्यूशन से, उनके मिक्सचर से अलग करने के लिए। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं कि वाटर के सॉफ्टेनिंग में, यानी वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन की बात करें तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहे थे अभी, और अभी भी आपके स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, तो उन्हें आप देख सकते हैं और नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में अभी आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है कि अधिशोषण के अधिशोषण के अनेक अनुप्रयोग हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट जो कि है गैस मास्क में इसको यूज किया जाता है, यानी कि गैस मास्क के प्रोडक्शन में भी इसका यूज करते हैं। खासकर जो कोयले के खान में लोग काम करते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो एक स्पेशल गैस मास्क का यूज करते हैं, जिनमें जो एड्सॉर्बेंट होते हैं वो या तो चारकोल होते हैं या कोई दूसरे एड्सॉर्बेंट होते हैं, जो क्या करते हैं कि उस कोयले के खान में जो विषैली गैसें होती हैं उनको एड्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी अधिशोषित कर लेते हैं, और उस वायु को, यानी जो श्वसन के लिए उपयोग की जाती है, उसे शुद्ध कर देते हैं। ठीक है, तो वही लिखा गया है कि कोयले के खान में काम करने वाले वर्कर्स जो होते हैं वो मास्क का उपयोग करते हैं, जिनमें कि सक्रिय चारकोल या अन्य एड्सॉर्बेंट भी भरे होते हैं, जो कि विषैली गैसों को एड्सॉर्ब कर लेते हैं, यानी कि अधिशोषित कर लेते हैं, जिससे श्वसन के लिए वायु शुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एड्सॉर्प्शन का। ठीक है, नेक्स्ट है कि ह्यूमिडिटी को कम करने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि सिलिका जेल और एल्यूमिनिया जेल का उपयोग करते हैं, जो कि नमी को दूर करके और आर्द्रता को कंट्रोल करने के लिए एड्सॉर्बेंट्स के रूप में होता है। ठीक है, यानी हम लोग सिलिका जेल और एल्यूमिनिया जेल का उपयोग एड्सॉर्बेंट के रूप में करते हैं, जो कि ह्यूमिडिटी को कम करने में सहायता प्रदान करते हैं। एक और बात याद रखिएगा, कुछ डिजीज के लिए ट्रीटमेंट में भी एड्सॉर्प्शन क्रिया का उपयोग होता है। इसमें होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों पर अधिशोषित होकर के उन्हें मार डालते हैं और रोगी को स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करते हैं, जिससे रोगी स्वस्थ शीघ्र हो जाता है, यानी रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। आप सही से लिख लेंगे, यहाँ सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो गया है, लिखेंगे कि और रोगी शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि
कुछ मलहम या दवाइयाँ कीटाणुओं को अधिशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण हमें वो जो जिस एरिया में जिस जगह पर जिस बॉडी पार्ट में हम लोग उस मलहम या दवाई का यूज करते हैं वो कीटाणु को नष्ट करके हमें उस रोग से मुक्त कर देते हैं या फिर हमें छुटकारा दिला देते हैं। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन की क्रिया डिजीज के उपचार में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, एक और याद रखेंगे, अक्रिय गैसों को अलग करने की क्रिया में भी, प्रोसेस में भी हम एड्जॉर्प्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे? तो आप बता सकते हैं कि चारकोल द्वारा गैसों के अधिशोषण में अंतर होता है, जिसके कारण नारियल चारकोल द्वारा अक्रिय गैसों को उनके मिश्रण से अलग किया जा सकता है। क्लियर है? तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, यहाँ पर मैंने 4 ही एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं और भी मैंने आपको स्क्रीन पर शो कराया था। ठीक है, तो ये सभी एप्लीकेशंस होते हैं एड्जॉर्प्शन के, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस थे जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर कैसे लिखते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि अधिशोषण के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।